गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हमारा चल रहा था टिहरी रियासत। तो हमने कल की क्लास में एक पृष्ठभूमि देखी थी कि टिहरी रियासत कैसे बनी, क्या क्या समस्याएं आई, कैसे टिहरी रियासत का सृजन हुआ। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फिर टिहरी रियासत के जो पहले राजा और जो पंवार वंशावली में हम देखें तो 55 नंबर के जो राजा आते हैं वो हमारे सुदर्शन शाह। तो आज हम सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ेंगे। और पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसे सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना की, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह गोरखे थे। गोरखे के बाद अंग्रेज आए। जब सुंगोली की संधि 4 मार्च 1816 को हमने पढ़ी कि ब्रिटिशों ने गोरखों को यहाँ से भगाया, संधि की, सुंगोली की संधि। और सारा जो कुमाऊं गढ़वाल वाला और सिरमौर वाला जो एरिया था वो किसने ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया। तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा जब कुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था तो उसमें सुदर्शन शाह हरिद्वार वाले एरिया में चला गया था, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद जब उसने अंग्रेजों से मदद की, अंग्रेजों को बोला कि यार मेरी मदद करो गढ़वाल का शासन प्रशासन मेरे को दिलाने में, तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ से भगाया। और उसके बाद का कार्यक्रम हम देखते हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो स्टार्टिंग पे अगर हम देखें तो अगर हम मैप के हिसाब से, कल भी मैंने बताया था, आज भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा तो कल हमने पढ़ा था टिहरी रियासत का, जो थोड़ा सा हमने स्थापना की थी वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आज के हिसाब से हम अगर देखें तो जो हमारा जो गढ़वाल वाला एरिया है ये हो गया गढ़वाल, ये हो गया कुमाऊं। तो हमने देखा कि जब फाइनली क्या हुआ कि जब गोरखे 1815 में गोरखों को यहाँ से भगा लिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से क्या बोला कि 5 लाख की मांग रखी कि हमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए दे दो। तो 5 लाख रुपए की जब बात हुई तो उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन शाह के पास थे नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि A.R. गिल की एक पुस्तक थी वैली ऑफ डून, और उसमें क्या बोला था कि 3,500 रुपए में क्या किया सुदर्शन शाह ने चंडी परगना और दून वाला एरिया क्या किया, जो चंडी परगना वाला एरिया था वो कैप्टन हियरसी को बेचा था। कितने में? 3,500 रुपए में। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद भाई साहब अगर 5 लाख कैसे देंगे, तो 5 लाख अगर देना है तो जब 5 लाख उसके पास रहते तो वो 3,000 रुपए में लगभग अपना चंडी वाला एरिया, वो एरिया क्यों बेचता? तो यही सुदर्शन शाह के पास यही दिक्कत थी। इसी के अगर हम देखें तो टिहरी रियासत का अगर हम जन्म माने तो ये कारण यही है मेन, ये जब अंग्रेजों ने रखा कि भाई हमने गोरखों को भगा दिया है, अब हमें इतने पैसे दो, दे नहीं पाया। फिर हमने कल की क्लास में मैंने बताया था कि टिहरी रियासत का सृजन हुआ। टिहरी रियासत में जो था उत्तरकाशी वाला एरिया था, और थोड़ा सा टिहरी और थोड़ा सा रुद्रप्रयाग वाला एरिया था। तो ये वाला एरिया कल की क्लास में मैंने बताया था मैप के हिसाब से। तो उसमें टिहरी रियासत का सृजन हुआ। अब टिहरी रियासत हो गया पहला राजा सुदर्शन शाह। तो 28 दिसंबर 1815 को भिलंगना और भागीरथी के संगम पर क्या हुआ, टिहरी रियासत, जो सुदर्शन शाह ने एक नया साम्राज्य टिहरी रियासत की स्थापना की। तो वैसे तो ये पंवार वंश की शाखा थी। अगर इसका क्रम आता है 55वें क्रम के राजा कौन थे? 55वें क्रम के राजा थे सुदर्शन शाह। और वैसे टिहरी रियासत के तो पहले टोटल 60 राजा हुए थे पंवार वंश में। उसके बाद प्रताप शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, उसके बाद आएंगे। तो ये चीज हमने देखी। तो आज हम सुदर्शन शाह के बारे में देखते हैं। सुदर्शन शाह सुदर्शन शाह 1815 से 1859 इनका कार्यकाल आता है। सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल आता है, तो सबसे पहले देखें 28 दिसंबर 1815, ये डेट याद रखनी है। 28 दिसंबर 1815 को क्या हुआ, टिहरी रियासत का सृजन हुआ। ये कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी कि 28 दिसंबर 1815 को क्या हुआ, टिहरी रियासत की स्थापना हुई। और टिहरी नगर की जो राशि बोली जाती है वो सिंह राशि बोली जाती है। अगर कभी पूछ दे अजय सिंह रावत, मैंने कल भी बोला था कि अजय सिंह रावत में लिखा है, कुंडली भी बनी है टिहरी रियासत की, उसमें है। तो टिहरी रियासत की सिंह राशि थी। इसके बाद सुदर्शन शाह ने क्या किया कि धीरे धीरे अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना चालू किया। फिर एक डेट आती है 6 फरवरी 1820। 6 फरवरी 1820 एक ब्रिटिश जो नागरिक थे मूरक्राफ्ट, वो क्या आए, टिहरी की यात्रा पर आए और उन्होंने सुदर्शन शाह की तारीफ की। बोला कि अच्छा राजा है। तो मूरक्राफ्ट नाम से कोई अगर आ गया तो मूरक्राफ्ट कब आए,
6 फरवरी 1820 को। तो मूर्खराव जो थे 6 फरवरी 1820 को आए और 4 मार्च 1820, ये कल भी मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 4 मार्च 1820 को क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने संधि की, किसके साथ, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश और सुदर्शन शाह, ब्रिटिश और सुदर्शन शाह के बीच क्या हुई, संधि हुई। और संधि में अब अंग्रेजों ने माना कि 1815 में तो खाली टिहरी रियासत की स्थापना हो गई थी, आधिकारिक रूप पर सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत का जो एग्रीमेंट होता है वो नहीं मिला था, प्रॉपर तरीके से नहीं मिला था। हाँ भाई जीत गए तो ये टिहरी रियासत की स्थापना कर ले, बाकी वाला एरिया अंग्रेजों ने ले लिया था। पर इसके बाद क्या हुआ कि जो 4 मार्च 1820 की जो डेट आती है, इस डेट को क्या हुआ कि प्रॉपरली इन्होंने क्या किया, अधिकार पत्र दे दिया, किसे दे दिया, सुदर्शन शाह को, और बोला कि अब टिहरी पे आपका और आपके वंशजों का हम क्या करते हैं, अधिकार जो है वो स्वीकार करते हैं, अधिकार स्वीकार करते हैं, अधिकार स्वीकार करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट कब की है, 4 मार्च 1820 को। दो डेटें याद रखनी है, 6 फरवरी, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट टिहरी रियासत में आएगी, तो 28 दिसंबर 1815 को आएगी, क्योंकि इसी समय क्या होता है, टिहरी रियासत की स्थापना हुई थी। फिर 6 फरवरी 1820 को मूलक्राफ्ट आया और 4 मार्च 1820 को क्या हुआ, अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच संधि हुई और उन्हें बोला गया कि अब ये टिहरी रियासत आपकी है और इसके बाद आपके वंशजों की है। तो 1949 तक किसका, 1949 1815 से 1949 तक क्या चली, टिहरी रियासत चली। तो ये चीज हमने पढ़ी और आज हम सुदर्शन शाह के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सुदर्शन शाह के लिए थोड़ा चर्चा करते हैं इसमें। तो इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था ललित शाह के बारे में। ललित शाह के हमने पढ़े थे, 4 बेटे थे। जयकृत शाह थे, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, फिर उसके बाद था पराक्रम शाह, पराक्रम शाह, और एक था कौन, प्रीतम शाह, प्रीतम शाह। तो इस बीच 1817 में क्या हुआ कि 1817 में, पहले 1815 में क्या हुआ था कि 1804, 14 मई 1804 को क्या हुआ, जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, तो उस समय क्या हुआ, प्रीतम शाह को अपने साथ उठाकर गोरखा कहाँ ले गए थे, नेपाल ले गए थे। ये मैंने पवार वंश की जो वंशावली थी उसमें बताया था कि जब ये हुआ था तो प्रीतम शाह को कौन ले गए थे, गोरखे अपने साथ उठाकर नेपाल ले गए थे। तो जब 1817 डेट आती है, 1817 को जब प्रीतम शाह को पता चले कि वहां जो टिहरी रियासत है उसमें फिर से हमारे वंशजों का अधिकार हो गया है, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से जो प्रीतम शाह थे 1817 में कहाँ आते हैं, नेपाल सरकार उनको परमिशन दे देती है और भाई साहब यहाँ नेपाल से क्या आ जाते हैं, टिहरी आ जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। 1817 को क्या हुआ, प्रीतम शाह की घर वापसी, प्रीतम शाह की घर वापसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 1817 में। फिर उसके बाद 1824 में क्या हुआ कि ये सारे सुदर्शन शाह पे चल रहे हैं, तो एक साथ हम इनको लिख लेते हैं। सुदर्शन शाह पे एक साथ सारा चीज लिख लेते हैं। 6 फरवरी 1820 हो गया, फिर उसके बाद 4 मार्च 1820, और 1817 में क्या हुआ, 1817 में प्रीतम शाह जो थे, जो मैंने अभी बताया, प्रीतम शाह कहाँ आए, टिहरी रियासत में आए, टिहरी गढ़वाल या टिहरी रियासत में कौन आए, प्रीतम शाह आए। तो ये चीज 1804 में चले गए थे भाई साहब, कहाँ 1804 में ले गए थे गोरखे अपने साथ उठा के, और 1817 में जब उन्हें पता चला किसको, प्रीतम शाह को, कि हमारे जो वंशज हैं, जो उनकी है, हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने टिहरी रियासत की पुनर्स्थापना कर दी है पवार वंश की। और इसी बीच ये क्या हुआ कि 1817 में कहाँ आ गए, टिहरी रियासत आ गई। तो ये जो पहले जो पॉइंट हमारा था 28 दिसंबर 1815 इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 6 फरवरी 1820 इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 4 मार्च 1820 इंपॉर्टेंट है, फिर 1817 में याद रखना पड़ेगा प्रीतम शाह की टिहरी रियासत में वापसी। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। 1824 में क्या हुआ कि जो रवाई परगना था, 1824 में क्या हुआ कि जो रवाई परगना उसे क्या किया, सुदर्शन शाह ने अपने में मिलाया, सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत में मिलाया, टिहरी रियासत में मिलाया। तो इसमें जो सन है वो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, क्या हुआ, 6 फरवरी 1820, 4 मार्च 1820, फिर 1817 में प्रीतम शाह आए,
फिर 1824 में रवई परगना जो था वो सुदर्शन शाह ने क्या किया, अपने टिहरी रियासत में मिलाया। अब एक 1835 में क्या हुआ कि पहला टिहरी रियासत में जन आंदोलन हुआ, पहला जन आंदोलन। तो ये चीजें पूछी गई हैं, दोबारा भी क्या पता पूछे जाए। तो 1835 की एक डेट आती है, 1835 में क्या हुआ, टिहरी रियासत जो थी सुदर्शन शाह राजा था, उसमें पहला क्या हुआ, जन आंदोलन हुआ 1835 में। तो इसे सकलाना वाला जो एरिया था, सकलाना वाले एरिया में हुआ, तो इसलिए इसे क्या बोला गया, सकलाना जन आंदोलन, सकलाना जन आंदोलन। तो सकलाना जन आंदोलन क्यों हुआ कि यहाँ एक अठूर जो क्षेत्र था, अठूर क्षेत्र था, यहाँ क्या किया कि ये जनता और जमींदारों के विरुद्ध था। अगर पूछा गया किसके विरुद्ध था, तो अठूर क्षेत्र की जो जनता थी, और जनता सामान्य तो क्या होती है, कृषक ही होती है, इनका किसके साथ था, जमींदारों के विरुद्ध ये हुआ था, जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध। और जमींदार का नाम ही से पता चलता, जमींदार मतलब जमीन का मालिक। तो यही होगा, किसानों पर इन्होंने क्या किया था, बेमतलब का टैक्स लगा दिया था। तो तिहाड़ नाम का टैक्स इसके बाद है। तो जमींदार शिवराम और काशीनाथ जो आते हैं, दो जमींदारों के नाम आते हैं, शिवनाथ व काशीराम। तो ये दो जमींदार थे, इन्होंने क्या किया कि इनके विरुद्ध जो अठूर क्षेत्र था, अठूर क्षेत्र की जनता ने क्या किया, इनके विरुद्ध क्या किया, जन आंदोलन कर दिया। तो 1835 में पहला जन आंदोलन किसके समय पे हुआ, सुदर्शन शाह के समय पे हुआ। अठूर क्षेत्र जो सकलाना वाला एरिया है, इस बीच क्या हुआ कि यहाँ कृषक जो थे, यहाँ की जनता थी, वो जमींदारों से परेशान हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि फिर जमींदारों से परेशान होगी तो इन्होंने जन आंदोलन कर लिया। नॉर्मली वही होता है, अगर जनता को जितना दबाओगे, प्रेशर जितना डालोगे, उसके बाद तो आंदोलन तक होगी। कि हमने इतिहास हिस्ट्री सारी पढ़ी है, उसमें भी यही होता है। तो यहाँ भी यही हुआ। क्या हुआ कि जब जमींदारों ने बेमतलब के टैक्स लगा दिए, तो सामान्य जो जनता थी उन्होंने क्या किया, पहला जन आंदोलन किया। तो 1835 सन याद रखना है, क्या हुआ, टिहरी रियासत में पहला जन आंदोलन हुआ। किसके समय हुआ, सुदर्शन शाह के समय हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1851 में, इसी का पाठ है, 1851 में क्या हुआ कि फिर एक तिहाड़ नाम का टैक्स, तिहाड़ नाम का टैक्स क्या किया, जनता पर लगा दिया गया, किसी क्षेत्र में, सकलाना वाले एरिया में। तो 1851 में क्या हुआ, तिहाड़ नाम का टैक्स लगा गया। तो बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में लोगों ने क्या किया, फिर से यहाँ क्या किया, फिर से आंदोलन चालू किया। तो नेतृत्व किसने किया, बद्री सिंह असवाल, बद्री सिंह असवाल। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के मतलब नेतृत्व जो मेन नेता था वो बद्री सिंह असवाली थे। और इन्हीं के क्रम में क्या किया कि पहला जो जन आंदोलन था तिहाड़ टैक्स, उसके नेतृत्व में क्या किया, ये चीज हुई। तो इसमें इसके बाद क्या हुआ कि पहले 1835 हमने देखा, फिर 1851 में क्या हुआ कि दूसरा जो तिहाड़ नाम का टैक्स जमींदारों ने लगाया था, तो बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में क्या हुआ, फिर दूसरा जो जन आंदोलन हुआ। मेन तो जन आंदोलन यही है, पर इस समय भी जनता ने क्या किया था, विरोध किया था, कि बोला था भाई बेमतलब का आपने क्या किया, तिहाड़ नाम का टैक्स लगा दिया। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सुदर्शन शाह के बारे में जो अन्य बात आती है वो क्या आती है, 1857 की क्रांति के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड हमने सुदर्शन शाह का क्या देखा, 1815 से 1859। तो इसी बीच 1857 की क्रांति आती है। और 1857 की क्रांति में जो टिहरी रियासत में थे वो कौन थे, सुदर्शन शाह जी थे। और उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति, तो हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर कौन थे उस समय थे, हेनरी रैंजी। और यहाँ जो टिहरी रियासत में था, टिहरी रियासत में कौन थे, सुदर्शन शाह। तो बोला जाता है कि मसूरी वाला जो एरिया था, देहरादून वाला एरिया जो मसूरी में था, मसूरी में क्या थे, कुछ टिहरी के जो देहरादून मसूरी वाला एरिया है, तो उसमें क्या था कि कुछ अंग्रेजों के परिवार रहते थे, ब्रिटिश जो परिवार थे वो यहाँ रहते थे। क्या इनको, ब्रिटिशों को तो वही अच्छी जो जगह होती है वही इनको लगते हैं घूमने फिरने के लिए, वही मौज मस्ती करने के लिए। तो मसूरी में इनके परिवार थे, ब्रिटिश परिवार। तो मसूरी में जो इनके ब्रिटिश परिवार थे, इनकी रक्षा किसने की, सुदर्शन शाह ने की। तो सुदर्शन शाह ने क्या की, इनकी रक्षा की। किनकी की, जो परिवार कहाँ, यहाँ मसूरी में थे। तो मसूरी में जो परिवार थे, बोला जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय टिहरी रियासत का राजा कौन था, तो सुदर्शन शाह था। और सुदर्शन शाह ने कैसे मदद की, जो भी इनके थे सब लोग इनकी मदद कर रहे थे। नेपाल सरकार ने भी की थी इनकी मदद। वो हेनरी रैंजी जब ब्रिटिश प्रशासन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो अभी टिहरी रियासत चल रही है, तो इसी के बारे में हमें देखना है।
तो ये चीज हुई, सुदर्शन शाह की मदद की। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हमने देखा गढ़वाल पर ज्यादा असर इसका रहा नहीं, हल्का फुल्का हल्द्वानी में हुआ था। तो वो मैक्सवेल थे, शायद मैक्सवेल के नेतृत्व में क्या किया उन्होंने क्रांति को दबा दिया था। तो अभी हम वो चीज बाद में देख लेंगे, अभी इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो जो थे सुदर्शन शाह ने क्या किया कि मसूरी में जो राज परिवार थे, ब्रिटिशों के परिवार थे, उनकी रक्षा की। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति धीरे धीरे क्या हुई, समाप्त हो गई। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जो उनके एरिया थे, जो मतलब जिन्होंने उनकी मदद की थी, तो अंग्रेज ऐसे थे, ब्रिटिशों ने बोला कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनकी थोड़ा उनका हम ख्याल रखते हैं, मतलब उनको भी पूछते हैं, उनको कुछ इनाम देते हैं, उपहार देते हैं। तो इस समय क्या हुआ कि सुदर्शन शाह से वो क्या मांग रहे थे, बिजनौर वाला एरिया वो सुदर्शन शाह को देना चाहते थे। कौन सा एरिया, बिजनौर वाला एरिया कौन देना चाहते थे, अंग्रेज खुश होकर क्या बोले कि सुदर्शन शाह ने हमारी मदद की। जो बाहर देश में तो हमने पढ़ा कि देश में 1857 की क्रांति का कितना बड़ा प्रभाव रहा, और उत्तराखंड में उतना खास कुछ देखने को मतलब 2% मान के चले, 2% भी नहीं रहा। तो इसी से खुश होकर ब्रिटिशों ने क्या किया कि यार भाई चलो देखते हैं, जिन लोगों ने हमारी मदद की हम उनको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा जागीरें दे देते हैं, या थोड़ा एरिया दे देते हैं, या पैसे दे देते हैं, या क्षेत्र दे देते हैं। तो इसी क्रम में क्या हो कि सुदर्शन शाह को वो बिजनौर वाला एरिया देना चाहते थे। कौन, अंग्रेज। बोला कि ठीक है हम आपको बिजनौर वाला एरिया देते हैं। पर सुदर्शन शाह जो थे उन्हें देहरादून चाहिए था, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। सुदर्शन शाह चाह रहे थे कि मेरे को देहरादून और पौड़ी गढ़वाल मिल जाए, और उसे मिला क्या, मतलब दे रहे थे बिजनौर वाला एरिया। तो वो आगे इस पे बात होती, चर्चा होती, या क्या पता उसको बिजनौर वाला एरिया मिलता नहीं मिलता। तो इसी बीच 1857 जब हुआ, तो 1858 के भी शायद ये घटना होगी बोलने वाली, और 1859 में हमने क्या देखा कि सुदर्शन शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सुदर्शन शाह अगर थोड़ा बचे रहते तो क्या पता उनको देहरादून वाला और पौड़ी वाला एरिया मिल जाता, पर क्या हुआ कि ये एरिया मिला नहीं। तो इसमें पॉइंट मेन क्या है कि 1857 की क्रांति के समय सुदर्शन शाह थे, और सुदर्शन शाह को बिजनौर वाला एरिया ब्रिटिश लेना चाहते थे। खुश हो कि चलो ठीक है आपको बिजनौर वाला एरिया दे देते हैं, मगर सुदर्शन शाह को क्या चाहिए था, देहरादून और पौड़ी वाला एरिया चाहिए था। तो ये चीजें हमने देखी सुदर्शन शाह के बारे में। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब हम सुदर्शन शाह के थोड़ा कार्य देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सुदर्शन शाह में, थोड़ा लास्ट टाइम का रिवीजन कर लेंगे। अब हम देखते हैं सुदर्शन शाह के कुछ निर्माण कार्य। सुदर्शन शाह ने कुछ कार्य भी किए होंगे, तो सुदर्शन शाह के हम देखते हैं क्या निर्माण कार्य, सुदर्शन शाह के निर्माण कार्य। तो सुदर्शन शाह ने सबसे पहले क्या किया, 1848 में डेट आती है, इन्होंने पुराना दरबार की क्या की, स्थापना की। पुराना दरबार बनाया, शायद नया दरबार बाद में कीर्ति शाह, शायद मेरे को लग रहा है कीर्ति शाह ने बनाया होगा। तो इसीलिए इसे पुराना दरबार बोला गया, क्योंकि जब ये बना होगा 1848 में, तब तो ये नया दरबार ही होगा। क्योंकि अब जब बाद में अभी हम अभी 2024 में पढ़ रहे हैं, तो 2024 में हमारे लिए ये पुराना ही है, क्योंकि इसके बाद जो कीर्ति शाह आते हैं उन्होंने नया दरबार बनाया। शायद ये देखना पड़ेगा, फिक्स है कि कंफर्म मेरे को नहीं है, पर हाँ कीर्ति शाही है। तो इन्होंने क्या किया, नया दरबार बनाया, और नया दरबार बनाया तो ये वाला पुराना हो गया, तो इसीलिए इसको पुराना नाम मिल गया। क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं 2024 में, तो 2024 के बाद पहले जितना भी था, अब इसके बाद ये पुराना दरबार में ही आएगा। तो 1848 में सुदर्शन शाह ने क्या किया, पुराना दरबार की स्थापना की। और चंद्रबदनी मंदिर जो है टिहरी में, माँ चंद्रबदनी मंदिर जो है कहाँ है, टिहरी में है। इसकी क्या की, इसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किया। चंद्रबदनी मंदिर का क्या किया, जीर्णोद्धार किया, जीर्णोद्धार। और इन्हीं की पत्नी आती है रानी खड़ेती। तो रानी खड़ेती ने क्या किया, जो विश्वनाथ मंदिर है हमारा, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उत्तर काशी में, तो इसका क्या किया, जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत, डेंटिंग पेंटिंग जो भी हुआ होगा। तो ये दोनों, क्योंकि राजा तो सुदर्शन शाह है, तो सुदर्शन शाह में ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले 1848 में पुराने दरबार की क्या की, स्थापना की। फिर उसके बाद विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, उसकी रानी खड़ेती ने किया। तो निर्माण कार्य में सुदर्शन शाह के ये 3 ही पॉइंट है, 1848 पुराना दरबार की स्थापना, फिर उसके बाद हमने देखा
चंद्रबंदी जो मंदिर है टिहरी में, माँ चंद्रबंदी मंदिर, उसका क्या किया, जीर्णोद्धार किया। और इनकी पत्नी जो थी रानी खड़ी थी, इन्होंने क्या किया, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो सुदर्शन शाह धीरे धीरे, पहले हमने सुदर्शन शाह ने क्या किया, कैसे वो टिहरी रियासत की स्थापना की, कैसे क्या की, वो हमने सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद हमने सुदर्शन शाह के बारे में ये पढ़ा कि कैसे उसने 48 में जो निर्माण कार्य थे वो थे। अब हम देखते हैं सुदर्शन शाह के समय कुछ ग्रंथों की रचना हुई है। सुदर्शन शाह के समय लिखे गए ग्रंथ, लिखे गए ग्रंथ। तो सुदर्शन शाह के समय लिखे गए ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है मानोदय काव्य। मानोदय काव्य तो नहीं, वो तो सभागार ग्रंथ है। मानोदय काव्य तो भरत कविता का वो अलग है। तो सभागार ग्रंथ, सभागार ग्रंथ, तो सभागार ग्रंथ की जो रचना की वो किसने की, सुदर्शन शाह ने की। तो सुदर्शन शाह के समय पहला जो आता है वो क्या था, सभागार ग्रंथ। और इसकी रचना की 7 खंडों में, कि लगभग कितने खंडों में, 7 भागों में इसको विभाजित किया। 7 भागों में, 7 भागों में। और 7 भागों में इसके क्या किया, और इसकी भाषा भी कभी बोली जाए तो ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में था। और कवि सूरत के नाम से इन्होंने ये लिखा था, कवि सूरत। तो कवि सूरत के नाम से मेरे को काफी फर्क आ गया। तो वही है, सभागार ग्रंथ की रचना अगर मानी जाए तो किसने की, सुदर्शन शाह ने की। पर इसमें सुदर्शन शाह ने अपना नाम सुदर्शन शाह नहीं लिखा, क्या लिखा, कवि सूरत। तो बोला जाए कि कवि सूरत के नाम से सभागार, सभागार जो ग्रंथ था उसकी रचना किसने की, तो सुदर्शन शाह ने की। पर नाम अपना क्या लिखा, कवि सूरत। जैसे हमने भी पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे, कहीं सेंड्रोकोटस नाम मिला, कहीं कुछ मिला, कहीं, तो उसी के हिसाब से देखो तो सभागार ग्रंथ में क्या नाम मिलता है, कवि सूरत नाम मिलता है, किसका, सुदर्शन शाह का। फिर उसके बाद सुदर्शनोदय काव्य आता है, सुदर्शनोदय काव्य। तो इसकी रचना किसने की थी, कुमुदानंद जी ने, कुमुदानंद। तो सुदर्शनोदय काव्य की रचना किसने की, कुमुदानंद ने, कुमुदानंद। तो सबसे पहले हमने देखा सभागार ग्रंथ जो 7 भागों में 7 खंड हैं इसके, इसकी रचना किसने की, सुदर्शन शाह ने की। और किस नाम से की, कवि सूरत के नाम से की। फिर उसके बाद सुदर्शनोदय काव्य की रचना किसने की, कुमुदानंद जी ने की। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक सर्वग्रह शास्त्र आता है, सर्वग्रह शास्त्र, सर्वग्रह शास्त्र। सर्वग्रह शास्त्र की जो रचना की वो भी सुदर्शन शाह ने की। पर इसमें नाम ही सुदर्शन शाह मिलता है। तो इसमें अगर नाम किसका मिलता है, नाम खुद ही सुदर्शन शाह ने अपना ही नाम लिखा है। किसमें लिखा है, सर्वग्रह शास्त्र में क्या है, सुदर्शन शाह ने खुद अपना नाम लिखा है। सभागार ग्रंथ भी सुदर्शन शाह का है, पर इसका इस पे नाम क्या लिखा है, कवि सूरत लिखा है। पर जो अब ये वाला है सर्वग्रह शास्त्र जो है, उसमें खुद सुदर्शन शाह ने क्या किया है, अपना नाम लिखा है। तो ये चीजें पूछी जाती है, ये पॉइंट है। फिर उसके बाद और भी कुछ एक आता है हरिदत्त शर्मा, धर्मवल्ली और सभाभूषण, धर्मवल्ली व सभाभूषण, सभाभूषण। तो ये किसके हैं, हरिदत्त शर्मा के, हरिदत्त शर्मा। तो ये जो पॉइंट है ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि सुदर्शन शाह के समय जो ग्रंथ लिखे गए उनमें सभागार ग्रंथ कवि सूरत के नाम से किसने लिखा, सुदर्शन शाह ने लिखा। फिर उसके बाद सुदर्शनोदय काव्य किसने लिखा, कुमुदानंद जी ने लिखा। फिर उसके बाद सर्वग्रह शास्त्र खुद सुदर्शन शाह ने लिखा और इसमें अपना नाम भी इन्होंने बताया है। क्या नाम बताया है, सुदर्शन शाह। और उसके बाद जो धर्मवल्ली और सभाभूषण जो ग्रंथ है वो किसके हैं, हरिदत्त शर्मा के हैं। तो ये जो सुदर्शन शाह के समय लिखे गए ग्रंथ है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सुदर्शन शाह के बारे में, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा पीरियड इनका टाइम पीरियड रहा, तो इन्होंने और भी कुछ कार्य किए, उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सुदर्शन शाह के समय एक फेमस आते हैं मौला राम, मौला राम। तो मौला राम जी क्या थे, हमने मौला राम, अगर इसके बाद जो था मौला राम, फिर सेतु और मानपुर। तो इनको अगर पूछा जाए इनको संरक्षण किसने दिया, किसके दरबार में ये कार्य करते थे, तो ये किसके दरबार में करते थे, सुदर्शन शाह के दरबार में करते थे। हमने देखा था इसके जो वंशज थे श्यामदास, हरदास, फिर मंगत राम का बेटा आया मौला राम। तो श्यामदास हरदास जी प्रदीप शाह के दरबार में आए थे। ये हमने जब पमार वंश पढ़ा तो उसमें हमने चर्चा की थी। मौला राम को कहते हैं कि मौला राम जो थे वो इसके दरबार में रहते थे, किसके, सुदर्शन शाह के दरबार में।
अब इनका सिस्टम क्या होता था कि ये चित्रकार थे, ये अच्छे चित्र बनाते थे तो इनको जागीरें मिलती थी, पैसे मिलते थे, जो भी कार्य थे वो ये करते थे तो इनको ये चीजें मिलती थी। और हो सकता है कि सुदर्शन शाह ने इनको न दी हो, जागीरें न दी हो, इनको पैसा न दिया हो, कोई हीरे जवाहरात, कहीं जागीर, कहीं एरिया दे दिया, कुछ भी दे दिया इनको, इनको जो इनके दरबार में रहते थे मौलाना सुदर्शन शाह के। तो क्या होगा, सुदर्शन शाह ने कुछ दिया नहीं होगा या कुछ बन गई होगी, तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद सुदर्शन शाह की आलोचना करना चालू कर दी। इन्होंने सुदर्शन दर्शन नाम से एक कविता लिखी, सुदर्शन दर्शन नाम से। तो जो मौलाराम जी थे उन्होंने सुदर्शन दर्शन नाम से एक कविता लिखी और इसमें क्या किया, उन्होंने सुदर्शन शाह को कुछ मतलब बेइज्जती की है, कुल मिला के थोड़ा उनका उपहास किया है। किसका? सुदर्शन शाह का। तो सुदर्शन शाह को उन्होंने क्या लिखा, सूम, कृपण और खसिया नृप लिखा है। सूम, कृपण व खसिया नृप, खसिया नृप। तो नृप माने राजा, हमें पता है राजा होता है। तो ये क्या क्या कि ये उनके उपहास में लिखा है। सुदर्शन दर्शन नाम से कविता लिखी और सुदर्शन दर्शन नाम से जब कविता लिखी तो मौलाराम ने तो उन्हें क्या बोलिया, सोम, कृपण और खसिया नृप। किसने बोला? मौलाराम ने बोला। किसे बोला? सुदर्शन शाह को। अगर पूछा जाए, कभी प्रश्न बन जाए यूपीएससी यूपीएससी में कि किसने सुदर्शन शाह को सोम, कृपण व खसिया नृप बोला, किसने बोला? तो मौलाराम ने बोला। और सुदर्शन दर्शन नाम से भाई साहब ने कविता प्रकाशित की और उसमें ये चीजें बोली। तो ये चीजें सुदर्शन शाह के बारे में मिलती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अजब राम कोई आते हैं, अजब राम। तो अजब राम ने क्या बोला सुदर्शन शाह को, इन्होंने भी कुछ उपाधियां दी हैं। धीरे धीरे मैंने बोला जो दरबार में रहते थे, राजा ने जिसको जागीरें दे दी, जिसको पैसा दे दिया, जिसको खुश कर दिया, तो ये क्या करते थे, ये राजा को उपाधियां देते थे। तो दाता, ज्ञाता और सूरमा इन्होंने कहा। दाता, ज्ञाता व सूरमा। तो दाता, ज्ञाता और सुरमा किसने बोला? अजब राम ने बोला। किसको बोला? सुदर्शन शाह को बोला। तो ये सारी चीजें हमने देखी कैसे सुदर्शन शाह को क्या है उपाधियां मिली। मौलाराम ने तो क्या बोला कि भाई सोम, कृपण और खसिया नृप बोला। किसे बोला? सुदर्शन शाह को। फिर उसके बाद अजब राम ने क्या बोला? दाता, ज्ञाता व सूरमा। किसको बोला? सुदर्शन शाह को। हो सकता है अजब राम को कुछ जागीरें मिल गई हो तो उन्होंने बोल दिया। फिर दृढ़ वचन वाला राजा भी बोला, भजन राम ने। भजन राम एक नाम आते हैं। इन्होंने क्या बोला? दृढ़ वचन वाला राजा। तो ये कुछ उपाधियां थी। भजन राम किसने बोला? भजन राम ने। अगर पूछा जाए भजन राम, यहाँ था अजब। तो ये चीजें हमने देखी कि कैसे सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना की। धीरे धीरे उसने अपने जो भी कार्य किए वो हमने देखा। तो अजब राम और भजन राम जी थे, भजन राम जो जी थे, उन्होंने अच्छा बोला। इन्होंने दाता, ज्ञाता व सूरमा बोला और भजन राम जी ने दृढ़ वचन वाला राजा बोला। थोड़ा सा मौलाराम जी ने गड़बड़ कर दिया। इनको लगता है ये खुश नहीं थे सुदर्शन शाह ने, तो इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, उपहास कर दिया। किसका कर दिया? हमारे भाई साहब सुदर्शन शाह का। तो सोम, खसिया नृप किसने बोला? सुदर्शन शाह ने बोला। तो सुदर्शन शाह के बारे में जो भी हमने इनका टाइम पीरियड आया, जो भी चीजें हमने पढ़ी सुदर्शन शाह के बारे में, वो सारी इंपॉर्टेंट है। कि एक पुनर्स्थापना की, एक साम्राज्य की तो सुदर्शन शाह ने की। तो सुदर्शन शाह के बारे में जो सारी चीजें हमने पढ़ी वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम सुदर्शन शाह का बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फिर कल इसके बाद आते हैं भवानी शाह, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सुदर्शन शाह का अगर हम शुरू से रिवीजन किए तो 28 दिसंबर 1815 को क्या हुआ, टिहरी रियासत की स्थापना किसने की? सुदर्शन शाह ने की। लेकिन 4 मार्च 1820 को जो डेट आती है, 4 मार्च 1820 को क्या हुआ, सुदर्शन शाह का जो मेन टिहरी रियासत थी उसकी स्थापना होती है 4 मार्च 1820 को। तो पृष्ठभूमि हमने पढ़ी, क्योंकि 3-5 लाख के करीब किसने, ब्रिटिशों ने मांगे, सुदर्शन शाह के पास थे नहीं। तो उस प्रकार से जो गढ़वाल का हुआ विभाजन किसने किया? अंग्रेजों ने किया, ब्रिटिशों ने किया। तो ब्रिटिशों ने जब विभाजन किया तो 6 फरवरी 1820 मैंने बोला इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद 4 मार्च 1820 इंपॉर्टेंट, 6 मार्च को मूरक्राफ्ट आए थे टिहरी में और 8 मार्च 1820 में अंग्रेजों ने अधिकार दिया, बोला कि अब आपका और आपके
वंशजों का अधिकार किस पे है, टिहरी रियासत पे है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि टिहरी रियासत धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1824 में रवाई परगने को क्या किया, टिहरी में सुदर्शन शाह ने मिलाया। 1835 पहला जन आंदोलन सकलाना वाले एरिया में हुआ। यहाँ जागीरदार और जनता के विरुद्ध अटूट क्षेत्र के लोगों ने किया। शिवराम और काशीनाथ जो लोग थे उन्होंने किया। फिर उसके बाद 1851 में तिहाड़ नाम का टैक्स जब लगाया गया तो बद्री सिंह असवार ने, इस बीच क्या हुआ कि सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने, जब ये सकलाना विद्रोह हुआ इसके बाद सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने क्या किया कि अधिकार दे दिया था जागीरें छीनने का, क्योंकि जब जागीरदार बेमतलब का टैक्स लगाएंगे, बेमतलब का वो करेंगे, तो फिर अंग्रेजों ने बोला कि आपको ये अधिकार है, आप इनके जो जागीरें हैं वो छीन सकते हैं। सकलाना जन आंदोलन के बाद तो एक पॉइंट वो भी है, वो भी देख लेना। तो उसके बाद 1851 में तिहाड़ टैक्स बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में हुआ, ये भी वही टैक्स लग गया, तो जमींदारों के विरुद्ध ये हुआ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे हमने क्या पढ़ा था, 1857 की क्रांति के समय हमने पढ़ा था। तो 1857 की क्रांति के समय टिहरी के कुछ राज परिवारों की जो रक्षा की थी वो किसने की थी, सुदर्शन शाह ने की थी, मसूरी में की थी। फिर उसके बाद सुदर्शन शाह को कौन सा एरिया मिल रहा था, बिजनौर वाला एरिया मिल रहा था। पर सुदर्शन शाह को बिजनौर वाला एरिया चाहिए नहीं था, उस भाई साहब को देहरादून और पौड़ी वाला एरिया चाहिए था। पौड़ी गढ़वाल वाला एरिया उस समय उसको गढ़वाल बोला जाता था, वो सुदर्शन शाह को चाहिए था। तो इस बीच क्या हुआ कि भाई साहब ने मना कर दिया, बोला यार अगर मिल भी जाता तो अंग्रेज सरकार क्या पता मान देते। पर क्या हुआ कि 1859 में सुदर्शन शाह बेचारे मर गए, तो वही टिहरी रियासत उसी बीच में रहेगी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि आगे हम धीरे धीरे बढ़े। फिर उसके बाद हमने देखा सुदर्शन शाह के जो निर्माण कार्य हमने देखे। 1848 में पुराना दरबार, मैंने बोला पुराना दरबार क्यों बोला गया कि बाद में नया बन गया, और नया बन गया तो पुराना वाले को पुराना ही बोलेंगे, तो ये चीज हमने पढ़ी। फिर मां चंद्रपदनी जो मंदिर है टिहरी में, उसका जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह ने किया। फिर उनकी रानी खड़ेती ने क्या किया, उत्तरकाशी का जो विश्वनाथ मंदिर फेमस मंदिर है उसका जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह की रानी खड़ेती ने किया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। सुदर्शन शाह के समय लिखे गए ग्रंथ, सभागार ग्रंथ किसने लिखा, सुदर्शन शाह ने। पर नाम क्या डाला, कवि सूरत डाला, सुदर्शन शाह नाम नहीं डाला। फिर उसके बाद सुदर्शनोदय काव्य किसने लिखा, कुमुदानंद जी ने लिखा। फिर सर्वबृहत शास्त्र खुद सुदर्शन शाह ने लिखा, और इसमें अपना नाम भी डाला है। नाम क्या डाला है, सुदर्शन शाह। और सभा भूषण इंपॉर्टेंट है, धर्मवल्ली अगर याद ना भी रहे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सभा भूषण हरिदत्त शर्मा का ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने मोलाराम पढ़ा कि मोलाराम शायद भाई साहब खुश नहीं हुए किससे, सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने जागीरें न दी होगी तो हो सकता है। तो उसके बाद इन्होंने सुदर्शन शाह ने, जब मोलाराम ने क्या किया, सुदर्शन दर्शन नाम से कविता लिखी और इन्हें सून कृपण और खसिया नृप बोला। किसे बोला, सुदर्शन शाह को। फिर अजब राम भाई साहब को मेरे को लग रहा है इनका मूड सही होगा सुदर्शन शाह के प्रति, तो इन्होंने क्या बोला, दाता ज्ञाता व सूरमा बोला। भजन नाम भी बेचारे सही हो गए, इन्होंने दृढ़ वचन वाला राजा बोला। किसको बोला, सुदर्शन शाह को बोला। और फिर उसके बाद जो भी चीजें हुई इंपॉर्टेंट हमने सारा सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा। कल पढ़ेंगे भवानी शाह के बारे में। तो आज की क्लास यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।